हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। तो मैंने जोसा के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था आपका कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर्ड होता है, एडमिशन के समय क्या क्या और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगता है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था वो। अगर आपने वो नहीं देखा तो जा करके एक बार जरूर देख लीजिएगा पहले आप वो। उसी पे कई बच्चों को कई सारा क्वेरीज भी आया कमेंट बॉक्स में। आपने कई सारा कमेंट किया कि भैया ये डॉक्यूमेंट कैसे बनवाते हैं, ये डॉक्यूमेंट कब अपलोड करना, कहाँ से बनवाएं। ठीक है, कई सारे आपके क्वेरीज थे। उन सारे क्वेरीज को मैंने आज कलेक्ट किया। जो भी आपका इंपॉर्टेंट डाउट्स था आपका, उन सारे डाउट्स को मैं आज आंसर करूंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो जाए। और ये आपका जिम्मेदारी है कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कई जगह से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है इन सारे क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करिएगा उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए बेनिफिशियल कंटेंट लाता रह सकूँगा। तो चलिए, पहला सवाल आपका कि मैंने गलत कास्ट एंटर कर दिया रजिस्ट्रेशन के समय और अब मुझे ओबीसी से ओबीसी एनसीएल करवाना है या फिर आपका जनरल से जनरल ईडब्ल्यूएस करवाना है। तो अब क्या आप काउंसलिंग के समय ऐसा पॉसिबल है? तो जी नहीं, अब कास्ट आप नहीं चेंज कर सकते। ओबीसी एनसीएल से आप जनरल कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस से भी आप जनरल कर सकते हैं, पर जनरल या फिर ओबीसी से आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल में आप नहीं जा सकते हैं काउंसलिंग के समय। नेक्स्ट सवाल आपका है, क्या जनरल को भी कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है ये प्रूफ करने के लिए वो जनरल है? जी नहीं, इसका कोई नीड नहीं होता है। आप कोई सर्टिफिकेट नहीं प्रूफ कर रहे हैं कोई बेनिफिट उठाने के लिए, तो इसका मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आपको जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा। अगला सवाल जो बहुत ही लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि जो फॉर्मेट आपका जोसा के साइट पे दिया हुआ है, जो आपका ओबीसी का फॉर्मेट या ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट, क्या उसी साइट पे मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होगा या फिर मेरा अलग दूसरा फॉर्मेट का भी होगा? अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स तो वो वैलिड होगा। तो पहला बात आपका, अगर आप जोसा के फॉर्मेट में बनवा सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बनवा सकते हैं आपका, तो जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे अगर आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपका इक्वली वैलिड है। और ये दोनों के अलावा मैं तीसरा बताता हूँ। मैं तीसरा भी ऐसा केस देखा है कि अलग फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है और उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सिग्नेचर था, तो वो सर्टिफिकेट भी वैलिड माना गया है। ठीक है, ऐसा क्लियरली तो लिखा हुआ नहीं है, पर मैंने अपने फ्रेंड के साथ ही देखा था कि फॉर्मेट उसका थोड़ा अलग था, पर उसका जो सिग्नेचर, जो रिक्वायरमेंट चाहिए होता, जो ऑथेंटिसिटी चाहिए होता, वो उसके डॉक्यूमेंट में था, तो वो भी कंसिडर किया गया था। इसी से जुड़ा अगला सवाल है आपका कि कौन सा अथॉरिटी का सिग्नेचर चाहिए, उस पर किसका स्टैम्प चाहिए। तो देखिए, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हो या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो, मैं आपको बता देता हूँ। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट में आप देखिए कि नीचे लिखा हुआ वहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर या फिर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब सेम लेवल का अथॉरिटी का आपका सिग्नेचर चाहिए वो सर्टिफिकेट वैलिड होने के लिए। ईडब्ल्यूएस पे ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि मेरा एक फ्रेंड था जो ब्लॉक के लेवल पे सिग्नेचर करके वो गया था डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो उसे कहा गया था कि नहीं भाई, तुमको 1 या 2 दिन का समय दे रहे हैं, तुम अब मजिस्ट्रेट से भी सिग्नेचर करवा के लगाओ, मींस डीएम से साइन करवा करके तुम लाओ सर्टिफिकेट को। तो फिर उसने किसी तरह जुगाड़ लगा करके डीएम से साइन करवा के सर्टिफिकेट सबमिट किया था। तो दोनों केस में आप क्लियरली समझ लीजिए कि आपका मजिस्ट्रेट लेवल का सिग्नेचर चाहिए होता है आपके सर्टिफिकेट पे। और बहुत लोग क्यों पता नहीं कंफ्यूज रह रहे बार बार कि नहीं भैया, ब्लॉक का बना हुआ भी चल जाएगा, एसडीओ का बना हुआ सिग्नेचर है तो वो भी चल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका ब्लॉक पे बना रहता है और या फिर जो एसडीओ का बना रहता है वो आपका स्टेट लेवल के लिए होता है। मींस स्टेट में आप कहीं पर भी किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जो आपके स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, वो सर्टिफिकेट वहां पर वैलिड होता है। पर आप जो ये डीएम से बनवाते हैं या डीसी से बनवाते हैं, ये आपका पूरे सेंट्रल लेवल पे वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड होता है। और आप जान रहे हैं, आप एनआईटीज में, जीएफटीआईज में लेने जा रहे हैं एडमिशन, आईआईटीज में, तो ये सब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। चलिए, अगर इस पर कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और किन्हीं के मन में ये डाउट है कि इन प्रोसेस क्या है इन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने का, कहाँ से कैसे मैं इन डॉक्यूमेंट्स को बनवाऊं, तो आप जान लीजिए, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ओबीसी एनसीएल हो या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो, इसके लिए पहले आपको 3 डॉक्यूमेंट बनवाना मस्ट होता है। और वो 3 डॉक्यूमेंट क्या होता है आपका? इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट। और ये तीनों बनता है कहाँ से? तीनों सर्टिफिकेट आपका ब्लॉक लेवल पे बनता है। ठीक है, और उसमें वो वैलिड रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों सर्टिफिकेट आपका ब्लॉक लेवल पे बनेगा। वहीं पे तीनों जब बन जाएगा आपका रेसिडेंस, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों बनने के बाद ओबीसी एनसीएल का ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरिएगा, वो फिर उसमें साथ में अटैच होकर के फिर आगे ऑफिस में हायर प्रोसीड होता है, डीएम तक जाएगा, वहां से सिग्नेचर स्टैम्प करके आपका फिर फाइनल बन करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि होम स्टेट कोटा क्लेम करने के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करना पड़ता है। मैंने पहले ही बता रखा था कि आपको 12th का जो मार्कशीट होता है उसी पे इस पे देखा जाए कि आपको कौन सा होम स्टेट के अंडर आप आइएगा। अगर 12th आप झारखंड से दिए, भले आप रहने वाले बिहार के और आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी बिहार का है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको झारखंड का ही होम स्टेट कोटा मिलेगा क्योंकि आपने 12th झारखंड से किया है। अगला सवाल आपका, जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप लिए होते हैं, मींस आपका जेई के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और किसी कॉलेज में एडमिशन में लिए, उन्हें ये कंफ्यूजन था आपका कि मुझे जो टीसी प्रोवाइड करना पड़ता है एडमिशन के समय, वो आपका कॉलेज का टीसी प्रोवाइड करना पड़ेगा या 12th का टीसी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक, देखिए, जहां तक मुझे ये पता चला, मेरा एक पार्शियल ड्रॉपर फ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है, चाहे आप 12th का पेश करिए या फिर आप जिस कॉलेज से ड्रॉप लिए वो कॉलेज अपना टीसी अगर आपको दे रहा है तो वो भी आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ऐसा
इन्फॉर्मेशन मुझे पता करने पे मिला है फिलहाल। और बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया मैं गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाऊँ, या एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो होता है कई कॉलेज में नीड होता है एडमिशन के समय, वो मैं कहाँ से बनवाऊँ, कैसे बनवाऊँ। और गैप सर्टिफिकेट वो हो गया आपका कि आपने 12th के बाद अगर ड्रॉप लिया है, ड्रॉप लेकर के आप जा रहे हैं एडमिशन के समय, तो कोई जगह गैप सर्टिफिकेट भी आपका मांगा जाता है। तो चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ भाई, अब सब चीज़ बताते चल रहा हूँ। और फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है ना, बताया ना मैंने, जितना मेरे तरफ से जा रहा है उतना आपके तरफ से भी आना चाहिए। इक्विलिब्रियम शुड बी मेंटेन्ड। तो चलिए गैप सर्टिफिकेट या एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट के पास आपको जाना है, वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, वहाँ पर जाकर के आपको स्टैम्प खरीदना, और स्टैम्प कितने खरीदना वो आपके वेबसाइट पे मेंशन आपका रहता है, ठीक है ना। जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो वो मेंशन किए रहे कि हाँ भाई इतने रुपीज़ का स्टैम्प पे मुझे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए, इतने रुपये के स्टैम्प पे मुझे गैप सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप देख लीजिएगा उतने रुपीज़ का वहाँ से स्टैम्प परचेज कर लीजिए। उसके बाद आप नोटरी क्लब में जाइए, ठीक है, वहाँ पर कोई भी जो रहता है टाइपराइटर रहेगा या वकील रहेगा जो भी, वो पूरा फॉर्मेट जो रहता है वो उस पर वो टाइप कर देगा, और मोहर वोहर सब आपका नोटरी क्लब के थ्रू जाइएगा, वहाँ पूछेगा, सब आपका वहीं पर सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। एक दो और वे है जहाँ से ये सर्टिफिकेट भी बनते हैं, पर जो मुझे सबसे सिंपल लगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मीन्स आपको कोर्ट जाना है, वहाँ से आपको स्टाम्प पेपर लेना है जितना कभी बोला गया, उसके बाद आपको वहीं पर नोटरी क्लब होता है, आप पूछ लीजिएगा, वहाँ पर जाइएगा, वकील होगा टाइपराइटर होगा, वो सारा आपका फॉर्मेट प्रिपेयर करके स्टैंप लगा देगा। और कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि भैया अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, आपने बताया था वीडियो में कि अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो देखिए अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट को जैसे अलग से सर्टिफिकेट आपको बनवाना नहीं पड़ता, आपका फॉर्मेट दिया रहता है उसी को प्रिंट आउट करवा के आपको भरना रहता है। और उसका मतलब क्या होता है, आप अंडरटेक कर रहे हो उस चीज़ को कि जी हाँ आप अपने मर्जी से होशो हवास में वो चीज़ को आप एक्सेप्ट करें। जैसे मान लेते NIT जमशेदपुर में मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तो हाँ भाई आप भरिएगा कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, उस पर आप सिग्नेचर करें कि हाँ भाई हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये मेरा ही किया हुआ है। तो सिंपली यही आपका अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट होता है। और आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए आपका अंडरटेकिंग लिया जा सकता है कि नहीं भाई, कि आप ही हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई किसी कॉलेज को सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर अगले राउंड में आप प्रोसीड कर रहे हैं, उसका भी अंडरटेकिंग लिया जा सकता है। तो किसी चीज़ का भी अंडरटेकिंग आपको हो सकता है कि हाँ भाई आप होशो हवास में खुद से आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसी पर आपको लिख करके सिग्नेचर करना होता है बस। चलिए अगला बड़ा डाउट जो आप लोगों का था कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्या सबको देना पड़ता है या फिर जिन्हें सिर्फ प्रॉब्लम है बस उन्हें देना पड़ता है। तो नहीं भैया, सभी को देना पड़ता है मेडिकल सर्टिफिकेट। और जो कह रहे थे कि भैया फॉर्मेट मुझे नहीं मिल रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो आप जोसा के साइट पे जाइएगा, बिजनेस रूल का जो PDF है वो आप डाउनलोड करिएगा, उसके लास्ट में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आप प्रिंट आउट करवा करके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाकर के आप उसको फिल करवा के सिग्नेचर करवा लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो फिर आप क्या करिए, कोई भी अगर प्राइवेट ही है पर आपको वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर करने का क्या मतलब है, हर एक प्रैक्टिशनर का जो भी रजिस्टर्ड होते हैं, जो भी डॉक्टर्स रजिस्टर्ड होते हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है ना, वो नंबर उसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका, ठीक है, जब वो स्टैंप लगाएंगे अपना तब, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो भी रजिस्टर्ड होंगे, गवर्नमेंट के नहीं भी हों फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी आप फिल करवा के स्टैंप या सिग्नेचर करवा लीजिएगा, तो वो वैलिड हो जाएगा आपका। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे मुझसे कि SC ST सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल लेवल पे कैसे बनवाएं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल पे बन रहा है। सेंट्रल लेवल का मतलब ये होता है कि सेंट्रल का जो लिस्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाला है कि हाँ भाई ये कास्ट, ये कैटेगरी आपका SC में है, ST में, तो उस लिस्ट में आपका जो भी कास्ट होगा वो आपका उस लिस्ट में SC ST में होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट तो आप अपना ब्लॉक से ही, डिस्ट्रिक्ट से ही बनवाएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट पर ऐसा कुछ बॉन्डेज नहीं होता है आपका। एक सवाल ये भी था आपका कि क्या मुझे कास्ट सर्टिफिकेट भी एकदम नया प्रेजेंट करना पड़ता है, जैसे आपका OBC NCL होता है या इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, कि आप समझ रहे हो कि अप्रैल के बाद का वो बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, जो दिया हुआ आपका वेबसाइट पे। पर कास्ट सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है, पहले का भी बना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल ये भी आप लोग पूछ रहे थे कि अगर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट UP का बना हुआ है और मैं एडमिशन लेने राजस्थान में जा रहा हूँ तो वहाँ क्या वो वैलिड होगा। तो जी हाँ, वहाँ पर भी वो वैलिड होगा। और एक सवाल ये भी आ रहा था आपका कि भैया मुझे स्कूल से अभी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है, तो मैं कैसे प्रेजेंट करूँगा एडमिशन के समय। देखिए आई होप कि मिल जाना चाहिए आपको, नहीं मिला तो आप स्कूल से कॉन्टैक्ट करिए। अगर बहुत सारे लार्ज अमाउंट में स्कूल्स को नहीं मिलता ट्रांसफर सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट आपका, तो फिर जोसा कुछ ना कुछ उपाय निकालेगा या कुछ दिन का समय देगा आपको या कुछ अल्टरनेटिव वो आपको बताएगा। हालांकि पहले भी आपको कुछ दिन का समय दिया जाता था, अगर आपका डेट आ गया और उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी कुछ दिन का आपको समय दिया जाता था कि उस बीच में आप वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर आप कोशिश करिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट मिल जा रहा है स्कूल से तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा है तो फिर कुछ ना कुछ उपाय उसका होगा, उसके लिए चिंता करने का बात नहीं है। और किन्हीं लोगों को अगर मिल चुका है ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं भाई मुझे मेरे स्कूल से मिल चुका है। तो चलिए यही कुछ मेन बातें थी आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो आई होप आपका कई सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और चैनल पे आपका ऑलरेडी काउंसलिंग से रिलेटेड एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ आपका JEE काउंसलिंग वीडियो करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, जा करके एक बार जरूर आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा, क्योंकि कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड आपको उस प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और मैं कॉलेज से रिव्यू का भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ जिसमें कई एनालिटिक्स को मैंने रिव्यू किया है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ और डाउट आपका बच गया तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरा बहुत जल्दी अभी कॉलेज
कॉलेज का एग्जाम आने वाला है, सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है, तो इसीलिए मैं भी कम लोगों को रिप्लाई कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।